दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट टॉपिक था वो था सेट, और सेकंड आज करेंगे रिलेशंस। इससे पहले बता दूं कि आपके कमेंट्स बॉक्स में जो क्वेश्चन आया था, पहला 1 नंबर क्वेश्चन था कि सिलेबस पूरा होगा। तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। हम सिलेबस करने के लिए हैं। जहाँ तक कोशिश रहती है कि सिलेबस पूर्ण हो और समय से पहले हो। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी कुछ टॉपिक्स हैं वो अगर आपके सहयोग से पूर्ण होते हैं तो और भी बेटर है। दूसरी बात ये है कि पहले सिलेबस की आपको बता दी कि पूरा होगा, और सिलेबस समय के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे। और जो एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास हो रही है, उसका कारण है कि अभी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही हैं, जिनकी वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि जो भी मैटर तैयार करना पड़ता है, हमें भी पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं है। और एक आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी गाइड हो, उनसे जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें टाइम कम लग रहा है, वो आप हल करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें टाइम अधिक लग रहा है, तो मैं कहूँगा उनसे बचें। उनसे जितना बचेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको सिलेक्शन का आधार है 10th। 20 क्वेश्चंस आएंगे, और 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे। जैसे 55 क्वेश्चन बीएससी से आएंगे, तो बीएससी से आप मिनिमम 40 क्वेश्चन हल कर सकते हो। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप अगर 30 क्वेश्चन भी निकालते हो और बीएससी से 40 क्वेश्चन निकालते हो, और 11th 12th फिर आपके पास ऑप्शंस के रूप में होंगी। अर्थात ऑप्शन के रूप में मतलब आप 55 में से कितना क्वेश्चन हल करते हो, वो आपको मेरिट में ऊपर की ओर ले जाएंगे। एक चीज़ कहूँगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है। तो आप इससे बचें, और जितना टाइम कम लग रहा है उन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। और जो मैटर हम पढ़ा रहे हैं वो आपका थ्योरेटिकल अर्थात आपका बेस मजबूत जितना होना चाहिए उससे बढ़ के ही होगा। और इनके साथ साथ आप कम से कम 20 30 40 क्वेश्चन आपके पास हैं, तो उनको हल करते जाइए। फिर आपको लास्ट में जब भी 4 5 टॉपिक होंगे, क्योंकि शीटों को अपलोड करने में वक्त लगता है, एक शीट अपलोड करने में खासा टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए एक चाहे 3 4 टॉपिक या आधा टॉपिक जैसे भी होगा, आगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अपलोड होंगी। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। शुरुआत करते हैं कि संबंध होता क्या है। संबंध ए से बी पर परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, और वो होता है आर जो होता है वो सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। ए और बी जो अर्थात ए से रिलेटेड अवयव समुच्चय ए से रिलेटेड अवयव ए है, और बी से रिलेटेड है बी। तो ये एक कर्मित युग्म के रूप में व्यक्त किया जाता है कि सेट का अवयव कर्मित युग्म के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे आप लिख सकते हो कि ए रिलेटेड है बी से। अब है कि संबंध ए क्रॉस बी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ध्यान रखना कि संबंध जितने भी होंगे वो दो एरिक समुच्चय ए तथा बी के ए क्रॉस बी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। संबंधों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? यदि ए तथा बी दो अरिक्त परिमित समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्रमशः एम तथा एन है, जैसे ऑर्डर ऑफ ए में अवयव हैं एम और ऑर्डर ऑफ बी में अवयव हैं एन, तब ए क्रॉस बी को आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी को एम एन लिखोगे, क्योंकि एम और एन ए और बी में अवयवों की संख्या है। कुल संबंध अर्थात कुल संबंध क्या है? उपसमुच्चय की संख्या। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। आपने पहले पढ़ा है कि उपसमुच्चयों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी समुच्चय की उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n। तो संबंध उपसमुच्चयों की ही संख्या है, और किसकी है?
ए क्रॉस बी के। तो 2 की पावर ए क्रॉस बी, ये क्या है, आपके कुल संबंध है। अब इसमें है कि अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होती है। अरिक्त संबंध आपको पता है कि कौन सा होता है, फाई होता है। तो 2 की पावर mn कुल संबंध है, उनमें से आप एकमात्र जो फाई है उसको क्या करोगे, घटा दोगे, कुल संबंध आपके आ जाएंगे। आपको पता है कि उपसमुच्चयों की संख्या आप कैसे निकालते हो, कि 2 की पावर n। तो आपको ध्यान रखना है कि संबंध सदैव ए क्रॉस बी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो उपसमुच्चय की संख्या है, वैसे ही कुल संबंध ज्ञात करने के लिए ए क्रॉस बी कर दीजिए। ए में अवयवों की संख्या m है और बी में n, तो कुल संबंध mn। अब अरिक्त संबंधों की संख्या अर्थात एक फाई अरिक्त है, तो उसको घटा दीजिए। यदि एग्जाम्पल दे रखा है कि करो ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2, तब आपके संबंध होंगे। तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए पहले, तो ए में 2 गुणा 2 बराबर 4। अब कुल संबंध है 2 की पावर mn, mn का मान यहाँ क्या है, 4 है। तो आपको 2 की पावर 4 बराबर अर्थात कुल संबंध होंगे 16। कुल संबंध है ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय, और आपको पता है कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n। इस सूत्र से आपने इसकी संख्या ज्ञात करनी है। अब है नेक्स्ट है, यदि 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 समुच्चय ए 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्या। समुच्चय बी है 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं बी में, लीजिए 2 3 5 7 और कौन सी होगी, 9 होगी, 10 होगी। तो अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी है, 2 3 5 7, कुल कितनी हुई, 4। अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी कितने होंगे, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 9, और ऑर्डर ऑफ बी कितने हैं, 4। तो ए क्रॉस बी कितने हुए, 36। अब कुल संबंध ज्ञात करने हैं, तो कुल संबंध आपने पीछे पढ़ा है कि कुल संबंध बराबर होता है ए क्रॉस ए, जो आपका संबंध दिया हुआ है, के उपसमुच्चय, के उपसमुच्चय। तो ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय अर्थात 2 की पावर ए क्रॉस ए, तो 2 की पावर 36 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या है, संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है समतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध और असम्मित संबंध। इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे अलग अलग से, कि सम्मित समतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध किसे कहते हैं, असम्मित संबंध किसे कहते हैं। ध्यान रखना कि एक अगर कोई संबंध है वो समतुल्य होता है, सम्मित होता है या संक्रामक, तीनों हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। क्या कहलाता है, संबंध 1 2 और 3, अगर ये तीनों हो जाता है तो क्या होगा, तुल्यता संबंध। अगर एक होता है 3 और 4, अर्थात जो संबंध समतुल्य भी होता है, संक्रामक भी होता है और प्रतिसम्मित भी होता है, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो क्या होगा, आंशिक क्रम संबंध। क्या होगा, आंशिक क्रम संबंध। अब पढ़ते हैं कि समतुल्य संबंध किसे कहते हैं। माना अगर कोई ए आपका अवयव है और वो बिलोंग करता है आर से,
तब आपको कर्मित युग्म मानना है कि ए और ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए रिलेटेड ए से, ए रिलेटेड ए से प्रत्येक अवयव की इमेज, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि कर्मित युग्म में कोई भी दो अवयव, एक अवयव लिया और उसकी इमेज अगर स्वयं अवयव मिल रहा है तो आप क्या कहोगे कि वो समतुल्य है। समुच्चय ए में संबंध आर समतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। क्या हो? स्वयं से संबंधित हो। समुच्चय ए 1 2 3 पर संबंध आर एक एक, अर्थात एक की इमेज एक है, एक आप कोई अवयव ले लिया, एक बिलोंग्स टू आर, तो इसका जो कर्मित युग्म होगा क्या आपको मिल रहा है कि एक बिलोंग्स टू आर में, तो एक एक, दो दो और तीन एक समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि तीन बिलोंग्स टू ए लेकिन तीन और तीन ये आपका आर में नहीं है। अगर ये आपका होता संबंध में तीन तीन, ये तीनों होते तो क्या होता कि ये आपका समतुल्य संबंध होता, लेकिन एक दो तीन मिल रहे हैं, आपने लिया कि माना तीन बिलोंग्स टू ए, तीन बिलोंग्स टू ए। अब आपको क्या तीन और तीन बिलोंग्स टू आर मिल रहा है कोई ऐसा सेट, तो ये होगा ए। तो प्रत्येक अवयव जो भी आप मान रहे हो उसकी इमेज क्या उस संबंध या रिलेशन में आपको मिल रही है। यह क्वेश्चन का आपको अगर जवाब मिले तो आपको वह समतुल्य मानना होगा। कुछ क्वेश्चन से करेंगे, देखना आगे, इजी है। कि प्रत्येक अवयव की इमेज खुद ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सम्मित संबंध। क्या है? सम्मित संबंध। माना ए और बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर या ए रिलेटेड बी है, क्या हो, ए और बी कोई अवयव हैं, वो ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर या ए रिलेटेड बी है, तब आपको पूछना है कि क्या बी रिलेटेड बी और ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात आप कोई भी क्वेश्चन अगर सम्मितर ये पूछो ना, आपको ये पूछना है कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, कोई दो अवयव ले लिए, तो आपको पूछना है कि क्या बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों बात प्रूव हो जाती हैं तब आपको क्या करना है कि वो सम्मित संबंध है। अगर इसमें से एक चीज है कि ए बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर, यह नहीं है, तब आपको बताना है कि वो सम्मित नहीं है। समुच्चय ए में संबंध आर सम्मित होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये अगर बी ए बिलोंग्स टू आर आपको मिल जाता है, फोर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए हो, ए हो। आपको प्रत्येक क्वेश्चंस में ये पूछना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर आपने अगर मान लिया तो क्या आप क्वेश्चन करोगे कि क्या हमें बी ए बिलोंग्स टू आर भी मिल रहा है। नेक्स्ट आपका होगा कि संक्रामक संबंध। अब इसमें आपको तीन अवयव मानने हैं, जैसे ए बी सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको पूछा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तब अगर आपको ए और सी बिलोंग्स टू आर मिल जाता है तो वो क्या होगा, संक्रामक होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ आप आके क्वेश्चंस करोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी ए बी
ए बी बिलोंग्स टू आर है। जैसे यहाँ आप क्वेश्चन करोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये बात आपने यहाँ पूछी। फिर यहाँ क्वेश्चन करोगे क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है। अगर ये बात सिद्ध होती है तब आपको क्या कहना है कि संक्रामक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी नहीं मिल रहा तब भी आप क्या कहोगी कि संक्रामक है। यहाँ क्या है कि आपके डाटा हैं वो परिपूर्ण नहीं है। अगर संक्रामक प्रतिसमित इनमें अगर डाटा आपके जितने भी समतुल्य संबंध हैं इनमें अगर डाटा अपूर्ण है तब आपको संक्रामक संबंध बताना है। अगर आपको ए बी बिलोंग्स टू आर मिला है और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं मिल रहा तो डाटा अपूर्ण होने के कारण आप उसको क्या कहोगे, संक्रामक है। यहाँ देखो प्रतिसमित में माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तब आप पूछोगे कि क्या ए और बी बराबर है। यहाँ आपको क्वेश्चंस करना है क्या ए और बी बराबर है। अगर नहीं है तो प्रतिसमित नहीं होगा, है तो प्रतिसमित है। लेकिन अगर ए बी बिलोंग्स टू आर आपको मिल गया और बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिला तब डाटा अपूर्ण होने के कारण आपको क्या बताना है कि प्रतिसमित है। अगर यह टर्म्स आपको रिलेशन में मिल जाती है और यह नहीं मिलती तब भी आपको प्रतिसमित बताना है। लेकिन अगर डाटा पूर्ण है, यह भी मिल गई और यह टर्म भी मिल गई, तब आपको क्वेश्चंस करना है कि क्या ए बराबर बी है। अगर है तो प्रतिसमित है, नहीं है तो प्रतिसमित नहीं है। असमित में आपने माना कि ए बी बिलोंग्स टू ए, क्या माना, ए बी बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब बी ए बिलोंग्स टू आर आपका नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए कि बी, ये आपको सब ए करने हैं भाई, ए बी सी बी, ये सब आपके अवयव हैं किसी सेट से हैं तो आपको ए बी सी किसी सेट से लेने हैं और ए बी बिलोंग्स टू बी सी, ये सब ध्यान रखना है कि पहले वाले में प्रत्येक की इमेज क्या होनी चाहिए, स्वयं पर होनी चाहिए। दूसरे वाले में आप ए बी कोई बिलोंग्स टू ए मान लोगे, उसमें क्या करोगे कि क्या बी ए बिलोंग्स टू बी आर है। और ये प्रतिसमित में इसमें अंतर देखो, सम्मित में प्रतिसमित और सम्मित एक जैसा ही है। इसमें बस आपको ये पूछना है कि क्या ए बराबर बी है प्रतिसमित में और सम्मित में। असम्मित में आपको ये करना है कि ए बी मिल गया लेकिन बी ए नहीं मिलना चाहिए, बी ए नहीं मिलना चाहिए। अगर ए बी मिल गया और बी ए भी मिल गया, जब आप क्या बताओगे कि वो क्या है, सम्मित है। पर असम्मित सम्मित का उल्टा होता है, अर्थात सम्मित हो गया तो वो असम्मित नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर सम्मित हो गया तो वो असम्मित नहीं होगा और असम्मित है वो सम्मित नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। संबंध का प्रांत और परिसर पढ़ लेते हैं पहले। आर समुच्चय, ये आपको पता है कि संबंध हमेशा रिलेशन में कर्मित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 ऐसे आप लिखोगे। तो आपको पता है कि कर्मित युग्म में जो भी अवयव लिखे जाते हैं उनके जो प्रथम अवयव वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं, और द्वितीय अवयव कर्मित युग्म में लिखने वाले वो क्या कहलाते हैं, परिसर। अब देखो कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध है, तब कर्मित युग्म के प्रथम अवयव का समुच्चय आर का प्रांत तथा द्वितीय अवयव परिसर कहलाता है। आर का प्रांत ए बी बिलोंग्स टू आर सबसेट होता है ए का। आर का परिसर बी ए बी बिलोंग्स टू आर और सबसेट होता है बी का। यदि आर समुच्चय ए से बी में
परिभाषित संबंध है तब ए रिलेटेड बी ए बी का भाजक होगा। ए रिलेटेड बी अर्थात ए रिलेशन है बी की, और ए बी का क्या होगा, भाजक होगा। ए बी का क्या होगा, भाजक होगा। ए है वो बी का क्या है, भाजक है। तो ए का अवयव ऐसा देखो कि जो बी को विभाजित करता हो, तो दो और दो, दो किसको विभाजित करता है, चार को, तो दो और चार, और चार फिर दो किसको विभाजित करता है, छः को भी करता है, तो दो और छः। दो फिर नेक्स्ट किसको विभाजित करता है, आठ को, तो दो और आठ। फिर नेक्स्ट है कि चार किसको विभाजित करता है, चार, चार को विभाजित करता है चार, और चार और आठ को भी विभाजित करता है। ये आपका सेट बना। तो इसमें आप ये देखो कि इसमें प्रांत कौन सा है, तो प्रांत तो होगा दो और चार। प्रांत क्या होगा, दो और चार। परिसर देखो, दो चार छ आठ, दो चार छ आठ, ये आपका प्रांत होगा। और परिसर क्या होगा, दो चार छ और आठ। क्योंकि जो प्रथम अवयव है कर्मित युग्म के रूप में, जो आपके रिलेशंस के अवयव आते हैं, उसमें प्रथम अवयव क्या कहलाते हैं, प्रथम अवयव प्रांत कहलाते हैं, और द्वितीय अवयव परिसर कहलाते हैं। अब आपका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स। आर इनवर्स में ध्यान ये रखना है कि कर्मित युग्म आपस में चेंज हो जाते हैं, अर्थात चार प्रथम अवयव हो जाता है और दो द्वितीय अवयव। तो जो प्रांत होता है वो तो परिसर हो जाता है आर का, और आर इनवर्स का जो परिसर होता है वो आर का प्रांत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अर्थात आर इनवर्स का मतलब होता है आर का विपरीत। इतना आपका हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस दे रखा है कि ए है, क्या है, ए कोई सेट है, उसमें अवयव हैं एक दो और तीन, तथा संबंध ए पर परिभाषित है। किस पर परिभाषित है, जो रिलेशन है वो ए पर परिभाषित है। अर्थात आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। तब R1 में आपको ये पता करना है कि समतुल्य है या नहीं है। क्या है, अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन से संबंध पर समतुल्य है। तो R1 यहाँ लिखिए, क्या लिखोगे, R1 यहाँ लिखोगे, R1 यहाँ लिखिए, R2 R3 और R4। पहला बताइए कि समतुल्य है या नहीं, दूसरा है सममित, आपने पढ़ा है, और तीसरा है संक्रामक, और चौथा है प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित, और पांचवा है आपका असममित। ये है। तो समतुल्य में आपको R1 में देखिए कि एक की इमेज ए पे मिल रही है, दो की इमेज दो पे मिल रही है। लेकिन अगर मैं तीसरा एलिमेंट ले कि तीन बिलोंग्स टू ए, तो क्या तीन की इमेज तीन पे मिल रही है, तो इसका जवाब इसमें आपको मिल रहा है क्या, कहीं तो नहीं मिल रहा, तो आपको क्रॉस लगाना है कि समतुल्य नहीं है। दूसरा देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, तब आपको बी ए बिलोंग्स टू आर बी मिलना चाहिए। तो एक एक है, तो इसका विपरीत देखिए, एक एक ही होता है वो मिल रहा है। दो दो है, ये मिल रहा है, तो इसका विपरीत भी दो दो होता है, वो भी मिल रहा है। एक दो है, लेकिन क्या दो एक बिलोंग्स टू आर है, तो नहीं है। आपको क्वेश्चन करना है कि एक दो है, तो क्या दो एक भी इसमें मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक में देखिए कि मैंने ले लिया एक दो और तीन बिलोंग्स टू ए, तो एक दो मुझे मिल रहा है और दो तीन मुझे मिल रहा है। एक दो दो तीन, एक दो दो तीन, क्या मुझे एक तीन मिल रहा है, मेरा क्वेश्चन होना चाहिए। आप देखो
दोबारा देखो यहाँ कि मैंने संक्रामक के लिए R1 में से एक अवयव लिया है, कि मैंने ले लिया 1, 2 और 3, ये अवयव ले लिए। तो मेरा क्वेश्चन होगा कि 1 और 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ आके मैं क्वेश्चंस करूँगा क्या मुझे A और C बिलोंग्स टू R में मिल रहे हैं? तो क्या आपको कहीं 1, 3 इसमें मिल रहे हैं क्या? 1 और 3 आपको कहीं मिल रहे हैं? तो आपका आंसर होगा कि 1, 3 इसमें कहीं नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तब मुझे मिलना चाहिए कि ए बी ए बराबर बी। तो देखो कि 1, 1 और इसका उल्टा देखो कि 1, 1, तब 1, 1 बराबर होंगे। 2, 2, तो 2 का उल्टा 2 ही होता है और 2, 2 बराबर होते हैं। मैंने लिया 1, 2, तो अब यहाँ देखो डाटा अधूरा है। मुझे यहाँ क्वेश्चन करना था कि ए बराबर बी है क्या, लेकिन मुझे 1, 2 तो मिल गया, लेकिन 2, 1 यहाँ पहले से मिल ही नहीं रहा। 2, 3 मिल रहा है, क्या है? 2, 3, तो यहाँ डाटा अधूरा है। क्या है? डाटा अधूरा है, इसकी वजह से ये प्रतिसम्मित है। असम्मित में आपको पता करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। तो 1, 1 आपको मिल रहा है, तो इसका उल्टा भी आपको मिल रहा है, तो ये आपका क्रॉस। दूसरे में देखिए कि 1 की इमेज ए पे मिल रही है, 2 की 2 पे मिल रही है, 3 की 3 पे, तो समतुल्य है। सम्मित में क्या करोगे? ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर बी। 1, 1, 1, 1 का उल्टा क्या होगा? मिल रहा है 2, 2, 2, 2 का उल्टा भी मिल रहा है 3, 3, 3, 3, ये भी सम्मित होगा। संक्रामक में देखिए कि आपको 1, 2 और 3, जैसे मैंने ले लिया 1, 1, 2 और 3, तो मुझे 1, 2 और 2, 3 इसमें कोई अवयव ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा? संक्रामक होगा। प्रतिसम्मित में आपको देखना है कि प्रतिसम्मित में कैसे हल करते हो आप। प्रतिसम्मित में आपको ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बराबर बी। तो आपको पता है कि 1, 1 अर्थात एक की जगह आप 1 लेते हो, एक इसका उल्टा, इसका उल्टा भी 1, 1 ही होता है, तो वो भी इसमें है, तो 1 बराबर 1 होता है सदैव, तो प्रतिसम्मित है। लेकिन 1, 1 मिल गया, तो आपको ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिलना चाहिए। कंडीशन क्या है आपकी कि देखिए किसकी? असम्मित की कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तब आपको बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका क्या है? सम्मित है। तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा क्या होता है? 1, 1 बिलोंग्स टू आर, अर्थात मिल रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है R3 में क्या है कि 1, 2, तो समतुल्य होने का सवाल ही नहीं उठता। सम्मित के लिए है कि 1, 2 है, तो आपका क्या होना चाहिए? 2, 1 भी होना चाहिए, 2, 1 भी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में आपको पहले से ही डाटा अधूरे दे रखे हैं, तो आपका संक्रामक होगा।
प्रतिसम्मित में 1 2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए, फिर a बराबर b अर्थात 1 बराबर 1 होना चाहिए। तो 1 2 तो है, लेकिन 2 1 कहाँ है? तो डाटा अधूरे हैं, तो ये भी प्रतिसम्मित होगा। असम्मित में देखो 1 2 तो दे रखा है, लेकिन 2 1 नहीं होना चाहिए, तो कहाँ है? तो ये असम्मित होगा। नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 समतुल्य होगा। इसमें सम्मित में क्या है? 2 3 है, तो आपको 3 2 भी मिलना चाहिए, तो ये आपको नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा। संक्रामक में देखिए 1 1 2 और 2 3, जैसे मैं अवयव ले लूँ, ये ले लूँ 1 1, तो ऐसे कोई हैं क्या कि जिनकी ये इमेज, ये वाले अवयव सेम हो? नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा? संक्रामक होगा। प्रतिसम्मित में आपका ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी ए बिलोंग्स टू आर। फिर इसका उल्टा अगर ये सत्य है, क्योंकि डाटा अधूरे हैं, तो प्रतिसम्मित। असम्मित देखिए कि 1 1 का उल्टा है, तो ये नहीं होगा। इस प्रकार आपको ये पता करना है कि एक चीज ध्यान रखना, जिसका भी डाटा अधूरा हो तो वो होगा। बाद में आपको क्वेश्चन करना है कि क्या ए बराबर बी है या ए बराबर सी है या बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर है। ये क्वेश्चन आपको अंत में करना है। अगर उसके पहले के डाटा अधूरे हैं, तो वो आपको बताना है कि वो समतुल्य है, क्या संक्रामक है, सम्मित है, संक्रामक है, प्रतिसम्मित है, ये चीज़ें आपको बतानी हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दे रखा है आर सबसेट है किसका? एन क्रॉस एन एक परिभाषित संबंध है। तब आपको बताना है कि आर एक्स वाई एक्स प्लस 2y बराबर 10 एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको एक संबंध बनाना है, बनाइए। रिलेशन x का मान लीजिए कि 1 ले लिया आपने, नेचुरल नंबर से लोगे x का मान 1 ले सकते हो, तो y का मान आपको क्या लेना होगा? क्योंकि x का मान अगर आपने 1 ले लिया तो y का मान कोई भी ले लीजिए, आपका 10 नहीं होगा, तो x का मान आप लोगे 2, y का मान ले लिया आपने 4, x का मान 2 ले लिया और y का मान ले लिया 4, तब आपकी समीकरण है वो संतुष्ट हो रही है। x का मान ले लिया आपने 4 प्लस y का मान ले लिया 3, तब आपकी समीकरण संतुष्ट हो रही है। x का मान ले लिया आपने 6 प्लस y का मान ले लिया आपने 2, तब आपकी समीकरण संतुष्ट हो रही है। x का मान ले लिया आपने 8 प्लस y का मान ले लिया आपने 1, तब आपकी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो 8 और 1, 8 है और 1, ये चीज़ें आपने ले ली। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से समतुल्य हैं और क्या क्या समतुल्य होने की कंडीशन है, संक्रामक होने की क्या कंडीशन है। तो पहला समतुल्य, समतुल्य। दूसरा है सम्मित। तीसरा है संक्रामक। क्या है? संक्रामक। और चौथा है प्रतिसम्मित। और पांचवा है असम्मित। असम्मित, इसमें आपको देखना है कि समतुल्य क्यों नहीं है, सम्मित कैसे नहीं है, संक्रामक कैसे नहीं है, प्रतिसम्मित कैसे नहीं है और असम्मित कैसे नहीं है। क्योंकि प्रत्येक अवयव की इमेज आपको सेम मिले, तब वो क्या होता है? समतुल्य होता है। तो समतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए देखिए कि आपने देखा कि 2 4 है, तो इसका उल्टा क्या 4 2 है? तो इसमें है क्या? आपने यहाँ क्वेश्चन करना है आपको, क्या प्रतिसम्मित में कि 2 4 है, तो क्या 4 2 है? तो 4 2 आपको कहीं दिख रहा है?
तो सममित भी नहीं है। संक्रामक में लीजिए कि 2 4 है, मैंने ले लिए 2 4 3, तो पहला अवयव है 2 4 और दूसरा अवयव है 4 3। अब देखिए क्या 2 3 आपको मिल रहा है, तो इसमें कहीं भी 2 3 है क्या? तो नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। अब देखिए कि 2 4 आपने एक कर्मित युग्म ले लिया और इसका उल्टा होता है 4 2। क्या है? 4 2। तो 4 2 ही नहीं मिल रहा, ये दोनों मिलेंगे तब यहाँ आपको क्वेश्चन करना है कि a बराबर b है, अर्थात 2 4 के बराबर है। तो आपको 2 4 का उल्टा ही नहीं मिल रहा, 4 3 का भी उल्टा नहीं मिल रहा, 6 2 का भी उल्टा मिल नहीं रहा, 8 1 का उल्टा 1 8 होता है। तब इसका मतलब है कि डाटा अधूरे हैं, प्रतिसम्मित है। असम्मित उल्टा मिल नहीं रहा, तो असम्मित भी। इस प्रकार आपको करना है कि डाटा अधूरे हो तो भी आपको बताना है कि प्रतिसम्मित असम्मित। आपको यहाँ आके क्वेश्चंस करने हैं कि पहले जैसे समतुल्य है तो ए की इमेज ए पे है क्या? फिर इसमें क्वेश्चंस करोगे कि ए बी अगर आपको मिल गया तो यहाँ के क्वेश्चन करोगे कि क्या बी ए बी है। इसमें अगर ए बी आपको बिलोंग्स टू आर में मिल गया और बी और सी, ध्यान रखना कि ये दोनों अवयव सेम होने चाहिए। अगर ये मिल गए तब यहाँ आके क्वेश्चन करोगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। अगर इससे पहले आपको ए बी तो मिल गया लेकिन बी सी कोई अवयव नहीं मिल रहा, तब डाटा अधूरा है। तो यहाँ आपको यही संक्रामक बता देना है, यहाँ तक नहीं जाओगे। असम्मित में आपको ए बी बिलोंग्स टू आर अगर मिल गया तो और बी ए बिलोंग्स टू आर, तब यहाँ क्वेश्चन करोगे कि ए बराबर किसके है? बी के। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिला तो इसका मतलब डाटा अधूरा है, तो आपको प्रतिसम्मित बताना है। असम्मित में आपको ए बी बिलोंग्स टू आर अगर मिल गया तब आपको क्वेश्चन करना है कि बी ए, यहाँ क्वेश्चन करोगे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपकी सम्मित, समतुल्य और संक्रामक प्रतिसम्मित की कंडीशंस है। आप इनको ध्यान रखना कि डाटा अधूरे हों तब भी आपको बताना है कि हाँ है, लेकिन अगर डाटा पूरे हों तब आपको यहाँ के क्वेश्चंस करने हैं कि क्या ये चीज़ है तो वो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस ये। इस क्वेश्चंस में आपको हल करना है कि क्या क्या दिया गया है। समतुल्य में पहली लीजिए आप कि ए बिलोंग्स टू आर, मैंने एक अवयव ले लिया। अब आपको दे रखे है कि एक्स वाई एक्स माइनस, जैसे मैंने दूसरा आपको क्या ए बिलोंग्स टू आर, तो एक्स की जगह आप ए प्लस रूट 2 आपने रख दिया, कोई दिक्कत है? बिलोंग्स टू क्यू। नेक्स्ट है ए से ए कैंसिल, रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू। तो ये आप क्या ये क्यू में बिलोंग करती है रूट 2? तो आपको पता होना चाहिए कि रूट 2 इसमें बिलोंग नहीं करती, तो समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। इसी प्रकार आपको सम्मित के लिए पता करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो पहले करोगे कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू, ए माइनस बी प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू, बी माइनस ए प्लस रूट 2 क्यू। अब इसमें ये है कि आवश्यक थोड़ी है कि आपने ए बराबर 0 मान लिया और बी बराबर जैसे रूट 2 मान लिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 0 माइनस रूट 2, इसका देखो 0 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू।
तो जीरो बिलोंग्स टू क्यू, लेकिन रूट टू माइनस जीरो प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कहाँ होगा, टू रूट टू, तो ये आपका क्यू में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये सममित भी नहीं है। इसी प्रकार आपको संक्रामक चेक करना है, ए बराबर जीरो मानोगे, बी बराबर रूट टू, सी बराबर टू रूट टू लेके आप हल करोगे। नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें आपको अगर ए यूनियन बी दे रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात डैश ज्ञात करना हो, तो अलग अलग डैश करके इंटरसेक्शन अर्थात यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। और ए इंटरसेक्शन अगर बी दे रखा हो, इस डैश का मतलब है नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि ए डैश यूनियन बी डैश। नेक्स्ट आपका एक सूत्र होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अर्थात कम से कम एक, यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको इन दोनों को जोड़ना है और इनमें जो भी कम हो वो घटा देना है। इन दोनों को जोड़ना है और जो भी कम हो वो घटा देना है, कॉमन हो, सॉरी, जो भी कॉमन हो वो घटा दोगे। इसी प्रकार जैसे ये तीन दे दिए आपको, तो इनमें से आपको नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और ये नंबर ऑफ सी तीन है, तो इन तीनों को जोड़ देना है और इनमें जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन है तीन है, तो इनको घटा देना है और तीनों में जो कॉमन है उसको जोड़ देना है। ये ध्यान रखना कि ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो ये दो सूत्र आपको कम से कम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ के आधार पर कि इसका हल क्या होगा। जैसे नंबर ऑफ इंग्लिश आपके 900 विद्यार्थी दे रखे हैं, नंबर ऑफ तमिल आपके 1200 विद्यार्थी दे रखे हैं और नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले 750 विद्यार्थी हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 900, और तमिल पढ़ने वाले 1200 और हिंदी पढ़ने वाले जैसे 750 हैं। और नंबर ऑफ इंग्लिश और तमिल दोनों साथ पढ़ने वाले 450 हैं। नंबर ऑफ तमिल और हिंदी दोनों पढ़ने वाले 200 विद्यार्थी हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी कॉमन रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी 300 हैं और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 150। तब आपको क्वेश्चंस ज्ञात करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस ज्ञात करोगे आप, वो देखो। पहला क्वेश्चन है आपका केवल हिंदी पढ़ने वाले, कौन सा, केवल हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले। तो केवल हिंदी पढ़ने वाले, तो नंबर ऑफ हिंदी, आप तमिल नहीं पढ़ रहे तो इस पे डैश लगाओगे, और क्या नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, इस पे भी डैश लगाओ। टी डैश का मतलब होता है, आप प्रायिकता नहीं निकालते क्या, कि इसका मतलब होता है 1 माइनस टी, क्या होता है 1 माइनस टी। ई डैश का मतलब होता है कि 1 माइनस ई, अर्थात जो इंग्लिश नहीं पढ़ते वो 100 में से पढ़ने वालों को घटा दोगे, यही चीज़ है। अब इसको आप लिखोगे नंबर ऑफ, शॉर्टकट ट्रिक देखो, एच डॉट 1 माइनस टी डॉट 1 माइनस ई। तो इसको गुणा करो, एच डॉट 1 माइनस ई माइनस टी और माइनस टी ई। अब एच माइनस एच ई माइनस टी एच माइनस एच टी ई। तो इसका अर्थ है नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन
ई माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई रख दो। नंबर ऑफ एच कितने दे रखे हैं आपको 750 माइनस एच और टी, एच और ई कॉमन किस में यहाँ है तो ये 300 माइनस टी और एच 200 और माइनस 150। तो कुल कितने हुए, कुल कितने हुए, ये प्लस में आएगा देखो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये प्लस में, तो कुल हुए 900 में से 500 गए 400। ऐसे आपको पता करना है कि केवल हिंदी पढ़ने वाले, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कम से कम एक विषय पढ़ने वाले, तो नंबर ऑफ एच यूनियन कम से कम में यूनियन करोगे आप, ई यूनियन टी। अब आपको ये सूत्र पता है कि कौन सा कहाँ लगने वाला है, तो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच प्लस ध्यान रखना नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। अब इसमें आप जो मान रखोगे नंबर ऑफ एच का, नंबर ऑफ ई का, नंबर ऑफ टी का, ये सब मान रखोगे तो आपका कम से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार आपको क्वेश्चंस करने ध्यान रखना कि टी डैश का मतलब आप सीधा भी रख सकते हो कि 1 माइनस ई टी और 1 माइनस ई, फिर इसको गुणा करो और इंटरसेक्शन में आपको मान दिए गए हैं। एच ई का मतलब होता है कि एच इंटरसेक्शन ई, फिर ये मान रख कि आप शॉर्टकट में भी ज्ञात कर सकते हो और अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो ऐसे सूत्र से भी। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम का मतलब होता है यूनियन, केवल हिंदी का मतलब है हिंदी पढ़ने वाले, तमिल नहीं पढ़ने वाले और इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले, इसका मतलब ये होता है। ई डैश का मान यहाँ 1 माइनस ई, फिर इनको आप जैसे कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दीजिए और मान रख दीजिए। आज के इस विषय में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल नए टॉपिक के साथ आपकी क्लासें एक दिन छोड़ के एक दिन होंगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रही हैं। धन्यवाद।